11 साल से जेल में बंद एक शख्स जज को एक पत्र लिखता है और पत्र में लिखता है कि उसे जेल में बंद हुए 11 साल हो चुके हैं। अब वह अपने बच्चों से मिलना चाहता है जिनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास हो चुकी है, अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है, अपने यार रिश्तेदारों से मिलना चाहता है। उसे कुछ दिन की जमानत दी जाए, कुछ दिन की मोहलत दी जाए। जज उस पत्र को पढ़ता है और सोचता है क्या ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर निकाला जाए या ना निकाला जाए जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की इतनी खौफनाक ढंग से निर्मम हत्या कर दी थी, जिसे वह इतना प्यार करता था। क्योंकि जब यह मामला सोशल मीडिया में आया था तो इसके चर्चे दूर दूर तक थे। सोशल मीडिया में इस घटना की गूंज बहुत दूर तक थी। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रकाश नगर इलाके की है। वहाँ पर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम राजेश गुलाटी होता है, उसकी पत्नी पिछले 57 दिनों से अपने घर से गायब होती है, जिसका नाम अनुपमा गुलाटी होता है। 57 दिन गायब होने के बावजूद भी राजेश गुलाटी उसकी एफआईआर थाने में दर्ज नहीं कराता है, उसकी गुमशुदगी की शिकायत नहीं करता है। तो एसके चौधरी जो कि उसका साला होता है, राजेश के पास आता है और अपनी बहन की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराने के लिए राजेश को कहता है। राजेश गुलाटी कहता है कि वो नाराज होकर घर से गई है, वो वापस आने वाली नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वह अड़ जाता है। तभी अपने फ़ोन को रख के राजेश बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो एसके चौधरी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो कि अनुपमा के नंबर से आया होता है कि अब आप मेरी बात ना देखें, मैं वापस आने वाली नहीं हूँ। जैसे ही राजेश बाथरूम से नहा के बाहर निकलता है, एसके चौधरी उस मैसेज को अपने जीजा राजेश को दिखाता है और इस पर राजेश कहता है कि मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि वो नाराज़ होकर गई हैं, वो वापस आने वाली नहीं है, एफआईआर दर्ज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर एसके चौधरी जिद पे अड़ जाता है और उसकी गुमशुदगी की शिकायत राजेश को साथ ले जाकर पुलिस थाने में कर देते हैं। उसके 4-5 घंटे बाद 5 पुलिस वाले उनके घर आ जाते हैं और घर की छानबीन की जाती है और अनुपमा गुलाटी के फ़ोटो वहाँ पर लिए जाते हैं, देखे जाते हैं, क्योंकि घर में शादी के फ़ोटो ही लगे हुए थे। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़र से और आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है, पूरा घर खंगाला जाता है और उसके बाद वो वहाँ से पूछताछ करने के बाद चल देते हैं। तभी एक पुलिस वाले की नज़र घर में रखे हुए एक डीप फ्रीजर पर चलती है। एक डीप फ्रीजर को देखकर उसका माथा ठनकता है और वापस वह उस डीप फ्रीजर को जाके देखता है तो पता लगता है कि उस पर ताला लगा हुआ है। जब राजेश से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि इसके ताले की चाबी अनुपमा गुलाटी के पास है, उन्होंने ही इसका ताला लगाया है। लेकिन पुलिस वाले जब राजेश से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वह उस डीप फ्रीजर की चाबी ला के रख देता है, क्योंकि पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है कि डीप फ्रीजर का इस घर में क्या काम है, क्योंकि घर के लिए तो छोटा फ्रीजर ही काफ़ी होता है और जिसमें उस पर ताला लगा हुआ था, तो इससे शक और भी ज़्यादा गहरा जाता है। उसके बाद राजेश दुग्गल पुलिस वाले के हाथ में उसकी चाबी रख देता है और कहता है कि आप ही इसे खोल कर देख लें इसमें क्या है। उसके बाद उसका ताला खोला जाता है और ताला खोलने के बाद देखते हैं तो उसमें 35 काली पन्नियाँ रखी होती हैं और जो कि बर्फ़ की चादर से सफ़ेद हुई रहती हैं। पहली पॉलीथीन को बाहर निकाला जाता है तो उसमें बर्फ़ जमी होती है, दूसरी पॉलीथीन को बाहर निकाला जाता है, तीसरी पॉलीथीन को बाहर निकाला जाता है और खोल के देखा जाता है तो उसमें मीट रखी होती है, मांस का टुकड़ा रखा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मांस मीट खाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद उसमें से एक पॉलीथीन को पिघला कर देखा जाता है और उसमें हाथों की उंगलियां निकल आती हैं। इस पर पुलिस वाले जब राजेश से पूछते हैं कि ये क्या है तो वह बताता है कि यही अनुपमा गुलाटी है। उसके बाद वह उस डीप फ्रीजर से कमर लगा के सिसक कर रोना शुरू कर देता है। पुलिस वाले जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो उस डीप फ्रीजर के अंदर रखे सारे के सारे पॉलीथीन को बाहर निकाला जाता है और उन्हें पिघला कर देखा जाता है तो उसमें लगभग 35 शरीर के पार्ट कटी हुई अवस्था में मांस के टुकड़ों में रखे होते हैं, जिसको देखकर पुलिस वाले सहम जाते हैं। पुलिस वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर एक शख्स अपनी पत्नी के साथ इतनी खौफनाक घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। उसके बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो वो बताता है कि राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी एमसीए की तैयारी कर रहे थे और वो दिल्ली में एक दूसरे के साथ कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। वहीं पर दोनों का प्यार होता है और प्यार उसके बाद प्रेम प्रसंग में बदलता है और उसके बाद परिवार वालों की मर्जी से उन दोनों की शादी हो जाती है। परिवार वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं होते हैं, इसलिए वह शादी करने के बाद अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, अच्छा गुजर बसर हो रहा होता है। उसके बाद अनुपमा गुलाटी को
जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिनकी देख रेख वो अच्छे ढंग से करते हैं। दोनों ही नौकरी करते हैं और नौकरी के चलते दोनों अपने परिवार में बच्चों के पालन पोषण में परेशानी अनुभव करते हैं। उसके बाद वापस से वो दिल्ली आ जाते हैं और बच्चों की पालन पोषण वहाँ पर करने लगते हैं। उसके बाद राजेश की नौकरी कोलकाता में सॉफ्टवेयर की एक अच्छी कंपनी में लग जाती है। वह नौकरी करने के लिए कोलकाता चला जाता है। अनुपमा दिल्ली अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती है। कोलकाता में राजेश की मुलाकात अपने ही पड़ोस में एक महिला से होती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग बन जाते हैं, जिसका पता अनुपमा गुलाटी को पड़ता है और वह इस मामले को ख़त्म करने के लिए कोलकाता पहुंच जाती है और राजेश के साथ मारपीट करती है। पुलिस थाने में शिकायत भी होती है। उसके बाद दोनों परिवार की कोशिशों के बाद उन दोनों का बीच बचाव किया जाता है और मामला सुलझाया जाता है। उसके बाद इस सारी की सारी घटना को निपटाने के लिए वो कोलकाता से छोड़कर देहरादून के प्रकाश नगर इलाके में रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अनुपमा के साथ शक के आधार पर राजेश और अनुपमा की आपस में मारपीट होती है, यहाँ तक कि एक दूसरे पर हाथ तक भी छोड़ देते हैं। वह इस बात से बहुत ही परेशान होता है, बच्चे भी इस बात से परेशान होते हैं। लगभग 2010 के मार्च महीने के अंदर एक दिन शाम के टाइम उनका झगड़ा होता है, जिस पर वह अनुपमा को धक्का मार देता है और अनुपमा बेड के कोने में उसका सिर लग जाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वह वहीं पे गिर जाती है। बच्चे रात के समय सो रहे होते हैं, बच्चों को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इस पर वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह शोर मचाती है। वह उसके मुंह को कपड़े से बांध देता है और उसके बाद रुई लाता है, रुई उसके मुंह में ठोक देता है जिससे आवाज़ ना निकले, और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर देता है और लाश को ले जाके बाथरूम में बंद कर देता है। सुबह होती है, बच्चे वापस स्कूल चले जाते हैं। अब वह उस लाश को ठिकाने लगाए तो लगाए कैसे, क्योंकि अगर बाहर लेके जाता है तो दिन में लोग बाग देखते हैं तो उसकी पुलिस में शिकायत हो सकती है। इस बात से वो डर जाता है और पूरी रात उसी लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहता है। दूसरे दिन सुबह होती है और वह बाज़ार में जाता है और वहाँ से कटर खरीद के लाता है। उसके बाद अपनी पत्नी के शरीर के पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद उन्हें काली पन्नी में पैक करके अपने घर के डीप फ्रीजर में रख देता है और उसका ताला लगा देता है और वहाँ से उसकी साफ़ सफाई कर देता है और ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है जिससे किसी को शक ना हो। डीप फ्रीजर में उसके लाश के टुकड़े बर्फ़ में जम जाते हैं और मांस के टुकड़ों की तरह दिखाई देते हैं और जो कुछ टुकड़े बच जाते हैं उनको वह बाहर फेंक आता है। राजेश गुलाटी बताता है कि उसने अपनी पत्नी के सबको टुकड़ों में बांटकर पन्नियों में पैक करके उस डीप फ्रीजर में 57 दिनों तक रखा, जिसकी भनक किसी को भी नहीं हुई कि राजेश गुलाटी ने ही अपनी पत्नी अनुपमा का इतने खौफनाक ढंग से कत्ल कर दिया है। अगर एसके चौधरी उसके घर पे नहीं आता, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती तो ये मामला यहीं पे दब जाता और ये मामला किसी के भी सामने नहीं आता। यहाँ पर पुलिस वाले सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि एक इंसान अपनी ही इंसानियत को, अपने रिश्ते नातों को किस तरह से शर्मिंदा करता है। जब ये मामला सोशल मीडिया में आता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पति जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसको इतनी खौफनाक ढंग से कैसे हत्या कर सकता है। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपने रिश्ते नातों को इस तरह से आगे बढ़ाएं जिससे उनको अच्छी तरह से संभाला जा सके, जिससे परिवार को एकजुट होकर चलाया जा सके, ना कि इस तरह की आपराधिक मानसिकता की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने रिश्ते नातों का ध्यान रखते हुए अपना कदम बढ़ाएं, जिससे इस तरह की आपराधिक घटनाएं भविष्य में ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।